हमारी कहानी हुआक्शिया के सबसे बड़े मानसिक अस्पतालों में से एक के अंदर चुपचाप शुरू होती है। एक ऐसी जगह जहां अजीब मरीज और उनसे भी अजीब विचार अक्सर बंद दरवाजों के पीछे रहते हैं। वार्ड नंबर 666 में एक खास मरीज अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ है, जिसके पूरे शरीर पर तांबे की तारें कसकर लिपटी हुई हैं। इस अजीब इंतजाम के बावजूद वह हैरान करने वाली शांति से पड़ा है, जैसे किसी दिलचस्प चीज के होने का इंतजार कर रहा हो। बिस्तर के पास उसका रूममेट खड़ा है, सुनहरे बालों वाला एक नौजवान जो नंगी तारों को अपने हाथों में पकड़े हुए है। उसकी आंखों में उत्साह और जिज्ञासा चमक रही है जब वह मरीज से पूछता है कि इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले क्या उसके पास कोई आखिरी बात है। बिस्तर पर पड़ा आदमी शांति से जवाब देता है कि सब कुछ ठीक वैसे ही काम करेगा जैसा किताब में लिखा था। उसके मुताबिक बिजली में शरीर को शुद्ध और ठीक करने की ताकत होती है, इसलिए उसे यकीन है कि यह प्रक्रिया उसे और मजबूत ही बनाएगी। यह जवाब सुनकर उसका ब्लॉन्ड रूममेट उत्साह से सिर हिलाता है और आत्मविश्वास के साथ नंगी तांबे की तारों को सीधे बिजली के सॉकेट में घुसा देता है। वह ध्यान से देखता रहता है, उस पल को देखने के लिए बेहद उत्सुक जिसे वह एक जादुई क्षण मानता है। अंदर ही अंदर वह जानना चाहता है कि उस रहस्यमयी किताब में लिखी अजीब थ्योरी सच है या नहीं। सिर्फ एक सेकंड बाद ही बिजली का तेज झटका तारों से गुजरते हुए मरीज के पूरे शरीर में दौड़ जाता है और बिस्तर के आसपास चिंगारियां फूटने लगती हैं। थोड़ी ही देर में अस्पताल के गलियारों में अलार्म बजने लगते हैं, जबकि वार्ड के दरवाजे से धीरे धीरे गाढ़ा धुआं बाहर आने लगता है। स्टाफ तुरंत समझ जाता है कि कमरे 666 के वही दो मुसीबत वाले मरीज फिर से हंगामा कर बैठे हैं। डॉक्टर जितनी जल्दी हो सके कमरे में दौड़ते हुए पहुंचते हैं। जो मरीज बिस्तर पर लेटा था उसकी हालत अब बेहद खराब दिख रही है। उसकी त्वचा गहरे भूरे रंग की जल चुकी है, बाल कसकर घुंघराले हो गए हैं और उसके मुंह के कोने से सफेद झाग धीरे धीरे बह रहा है। पैरामेडिक्स जल्दी से घायल लड़के को स्ट्रेचर पर उठाते हैं और उसे ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उसका रूममेट अचानक उनके पीछे भागता है और चिल्लाकर कहता है कि वह पीछे नहीं रहना चाहता, उसे जानना है कि उसका दोस्त बचेगा या नहीं। हैरान कर देने वाली गंभीरता के साथ वह जिद करता है कि उसे भी साथ ले जाया जाए, क्योंकि वह अपने एक्सपेरिमेंट का नतीजा खुद देखना चाहता है। पैरामेडिक्स थकी हुई नजरों से एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन आखिरकार मान जाते हैं। वे घायल मरीज और उसके जिद्दी रूममेट दोनों को एम्बुलेंस में बैठा देते हैं और रास्ते में चुपचाप दूसरे लड़के की मानसिक हालत भी जांचने का सोचते हैं। ऊपर अपने ऑफिस की खिड़की से अस्पताल का डायरेक्टर चुपचाप सब कुछ देख रहा है, नीचे फैलती इस अफरातफरी को शांत लेकिन सोच समझ भरे चेहरे के साथ। उसके अस्पताल में कई अजीब दिमाग वाले लोग हैं। एक मरीज खुद को महान खगोलशास्त्री बताता है और दावा करता है कि धरती गोल नहीं बल्कि चौकोर है, और गोल धरती में विश्वास करना असल में बिना इलाज वाले पागलों का भ्रम है। एक और मरीज पहले मशहूर मेडिकल प्रोफेसर था, जो गर्व से कहता है कि उसने ऐसा तरीका खोज लिया है जिससे पुरुष भी गर्भवती हो सकते हैं। वहीं एक भविष्यवक्ता भी है जो लगातार चेतावनी देता रहता है कि दुनिया जल्द खत्म होने वाली है, और दावा करता है कि उसने पहले ही छिपने की सही जगह ढूंढ ली है। डायरेक्टर शॉन समझता है कि यहाँ हर मरीज के अपने अजीब जुनून और अलग अलग रुचियां हैं। कमरा 666 में रहने वाले दोनों लड़के भी कोई अपवाद नहीं हैं। उनमें से एक है लेवी, 19 साल का एक लड़का जिसकी पर्सनैलिटी काफी अजीब है, और दूसरा है उसका रहस्यमय रूममेट जैस्पर। असल में जैस्पर की सही उम्र किसी को नहीं पता।
डॉक्टर बस इतना जानते हैं कि दोनों को कभी कभी ऐसे हिंसक दौरे पड़ते हैं जिनमें उनके दिमाग में अचानक मारने की तीव्र इच्छा पैदा हो जाती है। कुछ समय बाद दोनों लड़के आखिरकार इमरजेंसी इलाज के लिए एक दूसरे अस्पताल पहुंचते हैं। जब लेवी को होश आता है तो वह शांति से कहता है कि सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा किताब में लिखा था। उसके अनुसार बिजली ने उसके शरीर के सारे छिपे ऊर्जा बिंदुओं को खोल दिया और उसने तो ब्रह्मांड के अंत की एक झलक भी देख ली। जैस्पर ध्यान से सुनता है और फिर बिल्कुल साधारण लहजे में पूछता है, कहीं लेवी को ये अजीब दृश्य इसलिए तो नहीं दिखे क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले चुपचाप अपने ही सिर में सुई चुभो दी थी। लेवी सिर हिलाकर मना करता है और बताता है कि उसने एक रहस्यमय हरा गोला देखा था जिसके बारे में किसी और को पता नहीं है। वह जैस्पर को यह भी बताता है कि उसके अंदर सिस्टम नाम की कोई चीज जाग गई है जिसने उसे आदर से सर कहकर संबोधित भी किया। उसी सुबह बहुत दूर माउंट तैशो पर कुछ बेहद असामान्य होने लगता है। पहाड़ों में रहने वाले जानवर अचानक घबरा जाते हैं और हर दिशा में भागने लगते हैं क्योंकि उन्होंने एक डरावना आग जैसा जीव देख लिया है जिसे वे समझ ही नहीं पा रहे। दुर्भाग्य से भागना बेकार साबित होता है। वह जलता हुआ राक्षस अविश्वसनीय गति से चलता है, इलाके के जानवरों और इंसानों दोनों पर झपटता है और उन्हें जमीन पर बुरी तरह फेंक देता है। जल्द ही खबरों में बताया जाता है कि माउंट तैशो पर एक शक्तिशाली भूकंप आया है और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि वहां कई लेवल 7 मॉन्स्टर्स के दिखाई देने की रिपोर्ट मिली है। कई आम लोग घायल हो चुके हैं, इसलिए सरकार तुरंत बचाव दल को पहाड़ पर भेज देती है। साथ ही आसपास के शहरों के लोगों को चेतावनी दी जाती है कि अपनी सुरक्षा के लिए उस इलाके से दूर रहें। इसी बीच कहानी फिर से ऑपरेशन रूम में लौटती है, जहां इस समय लेवी का इलाज चल रहा है। जब सर्जन ऑपरेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तब लेवी के अंदर मौजूद रहस्यमय सिस्टम चुपचाप घोषणा करता है कि उसे एक नया होस्ट मिल गया है और अब वह एक्टिवेशन प्रक्रिया शुरू कर रहा है। हालांकि वह यह भी नोट करता है कि होस्ट की मानसिक स्थिति कुछ असामान्य लगती है। डॉक्टर जांच करते हैं और बताते हैं कि लेवी के शरीर पर तांबे की तारें लिपटी थीं जो बिजली से जुड़ी हुई थीं, जिससे उसे गंभीर सेकेंड डिग्री बर्न्स हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि उसका ब्लड प्रेशर स्थिर है और उसकी नब्ज सामान्य से भी ज्यादा मजबूत है। मुख्य सर्जन शांत स्वर में कहते हैं कि ऑपरेशन शुरू करने से पहले मरीज को एनेस्थीसिया दिया जाना चाहिए, लेकिन लेवी तुरंत मना कर देता है, कहते हुए कि उसे बिना इसके भी बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है। उसके दिमाग में तो ये जलन सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसका शरीर शुद्ध हो रहा था, इसलिए वह आराम से कहता है कि जो काटना है काट दो, ज्यादा चिंता मत करो। यह सुनकर सर्जन गुस्से में जवाब देता है कि यह कोई आध्यात्मिक शुद्धि नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी मूर्खता का नतीजा था। लेवी जिद पर अड़ा रहता है कि उसे एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है। उसके अनुसार दर्द दिमाग को मजबूत बनाने का एक कीमती साधन है और डॉक्टर जैसे साधारण लोग उसकी इच्छा शक्ति की ताकत कभी समझ ही नहीं सकते। वह घमंड से यह भी जोड़ देता है कि अगर उन्होंने जबरदस्ती उसे एनेस्थीसिया दे दिया तो वह इलाज के पैसे नहीं देगा। सर्जन गहरी सांस लेता है, यह सोचकर कि मानसिक अस्पताल से आया मरीज शायद पैसे रखने वाला है ही नहीं, और बहस किए बिना वह सीधे लेवी के चेहरे पर एनेस्थीसिया मास्क लगा देता है और प्रक्रिया शुरू कर देता है। लेवी छटपटाने और विरोध करने की कोशिश करता है, कहता है कि वह ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन तेज असर वाला एनेस्थीसिया जल्दी ही उसे बेहोश कर देता है। सच कहें तो लेवी बचपन से ही अजीब था। एक बार उसने आयरन हेड स्केल नाम की तकनीक के बारे में पढ़ा,
तो उसने इसे आजमाने के लिए घर पर अकेले अभ्यास करते हुए अपने ही सिर पर हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। उसकी डरी हुई मां ने यह पूरा दृश्य देख लिया और तुरंत उसे जांच के लिए मानसिक अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने वही निष्कर्ष निकाला जिसकी सभी को उम्मीद थी। लेवी को गंभीर 5वें स्तर का मानसिक विकार बताया गया। वह समाज के लिए खतरनाक नहीं था, लेकिन खुद के लिए बड़ा खतरा जरूर था। कुछ समय बाद आखिरकार सर्जरी खत्म हो जाती है। लेवी का पूरा शरीर मोटी पट्टियों में लिपटा हुआ है और जैस्पर चुपचाप बिस्तर के पास बैठकर उसे देख रहा है। जैसे ही लेवी की आंख खुलती है, वह आराम से जैस्पर की तरफ मुड़कर कहता है कि उसे सुई से कुछ और बार चुभो दे। जैस्पर गर्व से बताता है कि उसने हाल ही में एक बिल्कुल नई एक्यूपंक्चर मैनुअल पढ़ी है, जो खास तौर पर लेवी के अजीब शरीर की हालत को ध्यान में रखकर बनाई गई है। उसके मुताबिक यह नया अपग्रेडेड संस्करण है और वह पहले ही यूनिवर्सल लेवल एक्यूपंक्चर में महारत हासिल कर चुका है। आत्मविश्वास के साथ वह तुरंत कई सुइयां सीधे लेवी के हाथों में घुसा देता है। काम खत्म करने के बाद जैस्पर अपने दोस्त के करीब झुककर कैजुअली पूछता है कि अब उसके शरीर को कैसा महसूस हो रहा है। लेवी धीरे धीरे जवाब देता है कि उसे अपने सिर के अंदर कहीं से एक अजीब आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ समझा पाता, उसकी वाइटल साइंस अचानक तेजी से गिरने लगती हैं। मशीनों पर नजर रखने वाला स्टाफ घबरा जाता है और तुरंत डॉक्टरों को बुलाते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। लेवी की नब्ज तेजी से गिरती रहती है और उसकी बाहों में अभी भी एक्यूपंक्चर की सुइयां लगी हुई हैं, इसलिए डॉक्टर तुरंत फैसला करते हैं कि उसे इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया जाए। स्टाफ समझ जाता है कि इस हालत में अस्पताल के चीफ फिजिशियन का तुरंत आना जरूरी है। उसी समय लेवी के शरीर के अंदर गहराई में स्ट्रॉन्गेस्ट मैन सिस्टम आखिरकार एक्टिवेट हो जाता है और उसे 1000 स्ट्राइक्स टेक्निक नाम की अंतिम मार्शल आर्ट्स मैनुअल देने की तैयारी करता है। इसी बीच हेड फिजिशियन अपने ऑफिस में आराम कर रहा है, क्योंकि उसने पूरी रात चलने वाली थकाऊ सर्जरी अभी अभी खत्म की है। उसे बहुत भूख लग रही है, इसलिए वह लंच बॉक्स खोलता है जो उसकी पत्नी ने प्यार से उसके लिए तैयार किया था। लेकिन जैसे ही वह पहला निवाला लेने वाला होता है, एक नर्स दौड़ती हुई ऑफिस में घुसती है और तुरंत बताती है कि वही मुसीबत वाला मरीज फिर से घायल हो गया है और उसे तुरंत आना होगा। डॉक्टर का चेहरा तुरंत हैरानी और अविश्वास से मरोड़ जाता है। झुंझलाकर वह लंच बॉक्स फर्श पर फेंक देता है और गुस्से में बड़बड़ाने लगता है। नर्स उसे याद दिलाती है कि मरीज मानसिक अस्पताल से आया है और उनका अस्पताल ऐसे मरीजों के इलाज में विशेषज्ञ नहीं है। कुछ ही देर में एक नई सुबह आ जाती है और कहानी फिर से मानसिक अस्पताल की तरफ लौटती है। डायरेक्टर की सेक्रेटरी उसके ऑफिस में आती है और बताती है कि कब्रिस्तान का मैनेजर पूछ रहा है कि उस लड़के की लाश दफनाने के लिए कब भेजी जाएगी। डायरेक्टर शॉन शांति से जवाब देता है कि कोई लाश नहीं भेजी जाएगी क्योंकि अस्पताल ने पुष्टि कर दी है कि लेवी अभी भी जिंदा है। लेकिन सेक्रेटरी घबराकर जोड़ती है कि कब्रिस्तान मैनेजर ने चेतावनी दी है कि अगर अस्पताल उसका समय यूं ही बर्बाद करता रहा तो वह अगली बार उनकी मदद नहीं करेगा। शॉन धीरे से आह भरता है और समझाता है कि वह उन्हें कई बार बता चुका है, वह लड़का अभी दफन होने के लिए बहुत छोटा है। उसी पल शांत ऑफिस को निदेशक के फोन की तेज रिंगिंग ने तोड़ दिया और कमरे में गहरी चुप्पी को भंग कर दिया। फोन के दूसरी ओर ली थे, जो आपातकालीन अस्पताल के गुस्से में भरे उपनिदेशक थे। उनकी आवाज में गुस्सा था क्योंकि वह शिकायत कर रहे थे कि मानसिक रोगी उन्हें प्रैक्टिकली उनका मजाक उड़ा रहा था और सभी को उनकी हद तक पहुंचा रहा था। शॉन ने रिसीवर से शोर सुना,
शांतिपूर्वक अपने सचिव की तरफ मुड़ा और धीरे से उनसे कमरे से बाहर जाने को कहा, एक थकी हुई आह के साथ, यह कहते हुए कि लग रहा है कि अंतिम संस्कार की तैयारी अभी भी जरूरी हो सकती है। ये लगातार चिल्लाते हुए कह रहे थे कि वह इस मरीज की वजह से घंटों से ठीक से सोए नहीं थे। उन्होंने कसम खाई कि ऑपरेशन खत्म होते ही वह उस परेशान आदमी को तुरंत मानसिक अस्पताल भेज देंगे। जब ली को एहसास हुआ कि शॉन वास्तव में उनसे यह कह रहे हैं कि मरीज को उनके अस्पताल में आगे इलाज के लिए रखा जाए, तो उनका लहजा और भी कड़ा हो गया और उन्होंने दृढ़ता से कहा कि वह किसी भी हालत में ऐसी बात नहीं मानेंगे। वह यह भी कह रहे थे कि अगर शॉन ने फिर से अस्पताल में भर्ती करने का जिक्र भी किया, तो वह खुद सर्जन से यह कहकर एक छोटी सी गलती करने को कहेंगे, ताकि मरीज व्हीलचेयर में वापस लौटे। जैसे ही ली को लगा कि शॉन उनकी बात मान रहे हैं, उन्होंने जोर से अपनी मुट्ठी डेस्क पर मारी, जिससे उस लकड़ी की सतह में एक गहरी दरार पड़ गई। इसके बाद ली ने अचानक फोन काट दिया और गुस्से में बुदबुदाते हुए बड़बड़ाते हुए कहानी फिर से ऑपरेशन थिएटर की ओर मुड़ गई, जहां लेवी का इलाज किया जा रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर जैस्पर कई इंतजार कुर्सियों पर पसरा हुआ था, छत को घूरते हुए यह समझने की कोशिश कर रहा था कि कैसे सब कुछ अचानक इतने बड़े अराजकता में बदल गया। गुजरे लोग गलियारे में उसके पास से गुजरते हुए उसे अजीब तरीके से घूर रहे थे। उनमें से कई लोग चुपके से एक दूसरे से बड़बड़ा रहे थे, यह मानते हुए कि यह अजीब युवक मानसिक रूप से अस्थिर जरूर होगा। अचानक जैस्पर के दिमाग में एक अजीब लेकिन शानदार विचार आया और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। बिना देर किए उसने एक मुट्ठी एक्यूपंक्चर सुइयां ली और अचानक जोर से चिल्लाया, जैसे कि वह उसी क्षण में गलियारे में गिरकर मरने वाला हो। इस बीच ऑपरेशन थिएटर के अंदर सर्जन इस अस्पताल में ट्रांसफर किए जाने को लेकर गहरी निराशा महसूस कर रहे थे। जब निदेशक ने पहली बार उन्हें इस अस्पताल में भेजा था, तो उन्होंने वादा किया था कि यहाँ कई मुश्किल आपातकालीन सर्जरी होंगी, जिससे उन्हें कीमती अनुभव मिलेगा। शुरुआत में सर्जन को यह समझ में नहीं आया था कि निदेशक को कैसे पता था कि यहाँ इतने जटिल और अप्रत्याशित ऑपरेशन होंगे। लेकिन जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस खास लड़के को मौत के किनारे से 48 बार खींचा था, तो सर्जन को आखिरकार समझ में आया कि निदेशक का क्या मतलब था। अब इसके बारे में सोचते हुए वह आदमी मुश्किल से आंसू रोक पाया, यह अफसोस करते हुए कि उसने कभी इस परेशान अस्पताल में नौकरी क्यों स्वीकार की थी। इस बीच लेवी के दिमाग में रहस्यमय सिस्टम ने अचानक यह घोषणा की कि उसने अपना पहला रैंक अपग्रेड प्राप्त कर लिया है और अब उसके पास एक नया बॉडी पॉइंट खोलने का विकल्प था, जो उसकी शारीरिक सहनशीलता को स्थायी रूप से बढ़ा देगा। हालांकि स्थिति का संक्षेप में विश्लेषण करने के बाद सिस्टम ने निष्कर्ष निकाला कि इसके मेजबान की मानसिक स्थिरता संदिग्ध है और उसके पास अपग्रेड को ठीक से चुनने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं हैं। इसलिए सिस्टम ने खुद ही निर्णय लेने का फैसला किया और लेवी की पुष्टि का इंतजार किए बिना विनिमय को स्वीकृत कर दिया। इसके बाद लेवी के शरीर के अंदर एक काउंटडाउन शुरू हुआ, क्योंकि सिस्टम नए बॉडी पॉइंट को खोलने और उसकी शारीरिक सहनशीलता को बदलने की तैयारी कर रहा था। इस बीच समाचार चैनल्स ताइशोन पर्वत पर हो रहे आपदा के दृश्य से अपडेट्स प्रसारित कर रहे थे, जहां रिपोर्टर्स वहां हो रही अराजकता का वर्णन कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई देशों के जागृत योद्धाओं ने पहले ही भयानक 7वें स्तरीय राक्षसों को दबा लिया था, लेकिन कई प्राणी अभी भी स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे, जिससे अधिकारियों को पर्वतों में बड़े खोजी दल भेजने पड़े। शाम होते होते ली अस्पताल की इमारत के बाहर निकले और पास में खड़ी एक एम्बुलेंस के दरवाजे पर झुक गए। एक थकी हुई आह भरते हुए उन्होंने महसूस किया कि ऑपरेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ था और मरीज से फिर से निपटने का ख्याल ही उनके सिर में दर्द पैदा कर रहा था।
कुछ ही समय बाद एक नर्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से बाहर आई, जबकि 2 वार्ड बॉय उसके पीछे स्ट्रेचर धकेल रहे थे। उसने घोषणा की कि ऑपरेशन सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका था और मरीज को वापस भेजने के लिए तैयार था। यह सुनते ही ली ने तुरंत स्टाफ को आदेश दिया कि वे बिना समय बर्बाद किए मरीज को एम्बुलेंस में फेंक दें। फिर उन्होंने खुद ड्राइवर सीट पर चढ़कर घोषणा की कि वह खुद मरीज को मानसिक क्लिनिक वापस ले जाएंगे। हालांकि नर्स ने जल्दी से हाथ हिलाए, घबराए हुए शब्दों में यह बताते हुए कि एक और मरीज मानसिक अस्पताल से पहले ही उनके साथ आ चुका था, साथ ही वह मरीज जो अभी ऑपरेशन से गुजर चुका था। ली धीरे से उसकी तरफ मुड़े, जाहिर तौर पर वह जो सुन रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। नर्स ने फिर उन्हें कुछ सौंपा जो सर्जन ने उसे भेजने को कहा था। वह उसका सर्जिकल मास्क था जो ताज़ा खून से सना था, और उसके बीच में किसी ने लिखा था, मैंने इस्तीफा दे दिया। इस बीच मानसिक अस्पताल में निदेशक शॉन चुपचाप अपने हाथ जोड़कर खड़े थे और उन सभी देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे जिन्हें वह सोच सकते थे। वह गंभीर हताशा के साथ यह प्रार्थना कर रहे थे कि वे 2 परेशान मरीज फिर से उनके अस्पताल में न भेजे जाएं। लेकिन उनकी उम्मीद ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि जल्दी ही उन्होंने अस्पताल के गेट के पास एक वाहन के आने की अनमिस्टेकेबल आवाज सुनी और तुरंत समझ गए कि उनकी प्रार्थनाएं विफल हो गई हैं। शॉन बाहर निकले, ली का स्वागत किया और थकी हुई आवाज में यह कहा कि सारा मामला अब बहुत ज्यादा अजीब हो गया है। उन्होंने शांतिपूर्वक यह समझाया कि ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज को ट्रांसपोर्ट करना अत्यंत खतरनाक होगा क्योंकि घाव फिर से खुल सकते थे। उन्होंने यह कहा कि हालांकि वे भाई जैसे करीबी थे, फिर भी वह ली के अधिकार का सम्मान करते हैं और विनम्रतापूर्वक उनसे अनुरोध करते हैं कि वह मरीजों को कुछ और समय के लिए रखें। जैसे ही ली ने यह शब्द सुने, उसका सारा शरीर गुस्से में कांपने लगा। अचानक शॉन के आश्चर्यचकित होने पर ली जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े और पुराने दोस्त की तरह उनसे विनती करने लगे, यह कहते हुए कि चूंकि वे भाई हैं, शॉन को उनके अस्पताल को छोड़ देने का अनुरोध करना चाहिए क्योंकि उन 2 मरीजों ने पहले ही वहां के हर डॉक्टर को तंग कर दिया था। शॉन वहां पूरी तरह से अवाक खड़े थे, यह नहीं जानते कि किस तरह से जवाब दें क्योंकि ली अब स्पष्ट रूप से किसी सामान्य बातचीत के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। एक पल बाद ली धीरे धीरे फिर से खड़े हुए और शांति से कहा कि शॉन को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने सब कुछ समझ लिया है। बिना और कुछ कहे ली एम्बुलेंस में चढ़ गए, इंजन शुरू किया और चले गए, दोनों मरीजों को मानसिक क्लिनिक के बाहर छोड़ते हुए। वार्ड बॉय एक दूसरे को अजीब नजरों से घूरते हुए धीरे से शॉन की तरफ मुड़े, जो इस पूरे अजीब से मुठभेड़ के दौरान चुपचाप खड़े रहे थे। निदेशक अंततः लेवी के स्ट्रेचर के पास खड़े हुए और चुपचाप पूछा कि ऑपरेशन के बाद वह कैसा महसूस कर रहे हैं। लेवी शांतिपूर्वक जवाब दिया कि वह बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं, जबकि जैस्पर पास खड़ा मुस्कुराता हुआ यह जोड़ता है कि वह भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। शॉन ने लंबी थकी हुई आह भरी और फिर वार्ड बॉय को आदेश दिया कि वे अस्पताल के बिस्तर बाहर लाएं, यह समझाते हुए कि मरीजों को फिर से सुरक्षित करना पड़ेगा। जल्द ही दोनों लड़कों को कमरे 666 में वापस ले जाया गया और मजबूत बेल्ट से बिस्तर पर कसकर बांध दिया गया ताकि वे स्वतंत्र रूप से हिलडुल न सकें। फिर भी लेवी अजीब तरह से शांत रहा और आराम से बताया कि वह वर्तमान में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। उसने कहा कि उसके सिर में जो पागल आवाज है, वह उसे एक तकनीक सिखा रही है जिसे 1000 गुना काढ़ना और 100 गुना टेम्परिंग कहा जाता है, जो उसके शरीर की सहनशीलता को शानदार तरीके से बढ़ाएगा। जब जैस्पर ने यह व्याख्या सुनी तो वह अत्यधिक उत्तेजित हो गया, यह समझते हुए कि उनका पहले का प्रयोग शायद सफल हो गया है।
लेवी ने आत्मविश्वास से घोषणा की कि मिल्की वे का घूर्णन अब उसकी मानसिक स्थिति में स्थिर हो गया है और उसकी विद्युत संवर्धन विधि अब पूरी तरह से विकसित हो गई है। दोनों लड़के एक दूसरे को देखकर खुश होकर मुस्कुराए, यह तय करते हुए कि कल उन्हें अपना पिछला प्रयोग फिर से दोहराना चाहिए, उसी हथौड़े से सीने पर प्रशिक्षण विधि का उपयोग करके। उस समय शॉन और कुछ वार्ड बॉय चुपचाप कमरे 666 के बंद दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। छोटे खिड़की के माध्यम से निदेशक ने मरीजों को ध्यान से देखा और थोड़ी हैरानी महसूस की कि इस बार दोनों लड़के असामान्य रूप से शांत थे। वार्ड बॉय तनावपूर्ण रहे क्योंकि वे जानते थे कि यह शांति अजीब है, लेकिन साथ ही वे चुपके से यह आशा कर रहे थे कि यह शांति जितनी देर तक रह सके उतना बेहतर होगा। जब शॉन को विश्वास हो गया कि कुछ खतरनाक नहीं हो रहा है, तो वह धीरे से दरवाजे से मुड़े और अपने ऑफिस की तरफ चल पड़े। बाद में उस रात अस्पताल से दूर एक युवा लड़की अकेले एक शांत सड़क पर चल रही थी, जो घरों की पंक्तियों के बीच से गुजर रही थी। वह पूरी तरह से अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किए हुए थी और उसे धीरे धीरे पीछे से आ रही हल्की अशांत आवाजों का पता ही नहीं चला। लेकिन जब उसने आखिरकार मुड़कर देखा तो वह डर से जम गई, क्योंकि उसने एक विशाल प्राणी को अपने सामने खड़ा देखा, जिसकी विशाल कान उसकी सिर से ऊपर तक उठे हुए थे। लड़की ने डर से चीख मारी जैसे ही उसका फोन उसके कांपते हाथों से गिरकर सड़कों पर टूट गया। उसकी जिंदगी में आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी उस प्राणी का एक विशाल मुंह खोलना, जिसमें लंबे तेज दांतों की पंक्तियां थीं। इस बीच कहानी फिर से कमरे 666 की ओर मुड़ गई, जहां सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। जब जैस्पर अभी भी गहरी नींद में सो रहा था, लेवी बिस्तर पर जागते हुए कुछ नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा हिलाया, उन्होंने महसूस किया कि उनके सिर पर लपेटी गई मोटी पट्टियां थीं। जैसे ही उनकी नजरें उन पर फोकस हुईं, हल्की दरार की आवाजें आईं, जैसे कपड़ा अब उसके नीचे दबाव सहन नहीं कर पा रहा हो। सिर्फ कुछ पल बाद हर पट्टी जो उनके शरीर को कसकर बांध रही थी, एक एक करके टूट गई और छोटे टुकड़ों में बिखर गई। लेवी खुद को पूरी तरह से मुक्त महसूस कर रहे थे और पूरी तरह नग्न, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अब अपनी शरीर को बिना किसी रोक-टोक के हिला सकते थे। समय बर्बाद किए बिना वह जैस्पर के पास गए और धीरे से उसे जगाया। फिर लेवी ने बेजोरा तरीके से अपनी दोस्त के बंधनों पर हाथ फेरा और जैसे पहले हुआ था, वे तुरंत टूट गए और बिखर गए। जैस्पर उलझन में बैठ गया, लेकिन उसे जो सबसे ज्यादा हैरानी हुई वह था लेवी का पेट। वह पहले से काफी सपाट और स्पष्ट रूप से परिभाषित हो गया था। जब उसने जिज्ञासा से उसे छुआ तो उसने पाया कि वह बेहद मजबूत था, जैसे ठोस स्टील की तरह। लेवी ने शांतिपूर्वक समझाया कि यह बस उसकी हाल की साधना का एक स्वाभाविक परिणाम था। तब क्लिनिक के शांत गलियारे में एक इलेक्ट्रीशियन अकेला काम कर रहा था, दीवार के साथ कुछ वायरिंग को ठीक करते हुए। अचानक उसने महसूस किया कि दीवार पर एक अजीब छाया धीरे धीरे दिखाई देने लगी, जो एक असहज आकार में फैल रही थी। आदमी डर के मारे कांपने लगा। उसे तुरंत शहर में घूम रहे भागे हुए राक्षसों के बारे में हाल की सभी खबरें याद आ गईं। लेकिन जब उसने घबराहट में पीछे मुड़कर छाया के स्रोत का सामना किया, तो उसने देखा कि कोई वास्तव में उसके ठीक पीछे खड़ा था। यह जैस्पर था। इलेक्ट्रीशियन ने राहत की लंबी सांस ली, यह समझते हुए कि वह आकृति कोई राक्षस नहीं थी, बस एक इंसान था। हालांकि एक परेशान करने वाला विचार जल्द ही उसके मन में घुस गया। अस्पताल की सुरक्षा प्रशिक्षण सत्रों के दौरान खतरनाक मानसिक रोगियों के बारे में।
स्टाफ को बार बार चेतावनी दी गई थी कि कमरे 666 के मरीज पूरे अस्पताल में सबसे खतरनाक लोग थे, शायद सरकार के विशेष विभागों के कुछ जागृत योद्धाओं से भी ज्यादा ताकतवर। और उन दो के अलावा कथित तौर पर दुनिया में घूम रहे कई अन्य अजीब प्राणी भी थे, जिनकी खतरे की श्रेणियां अलग अलग थीं। जब जैस्पर ने मुस्कान के साथ उसे हाथ हिलाया तो इलेक्ट्रीशियन को अचानक यह समझ में आया कि यह आदमी कौन था, वह कुख्यात मरीज जो कमरे 666 से था। जैसे ही काम करने वाला आदमी डर से कांपते हुए खड़ा था, जैस्पर शांतिपूर्वक पास बढ़े, हाथ बढ़ाया और बिना किसी मुश्किल के इलेक्ट्रीशियन के हाथ से हथौड़ा ले लिया। बिना एक शब्द कहे जैस्पर तुरंत पलटकर और चुपचाप गलियारे में गायब हो गए। इलेक्ट्रीशियन ने राहत की एक कांपती सांस ली। शुक्र है कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, हालांकि वह यह महसूस नहीं कर पा रहा था कि इस जगह में काम करना अब बहुत खतरनाक हो गया था। लेकिन जब उसने फिर से अपनी टूलबॉक्स में झांका तो उसे अचानक कुछ परेशान करने वाला एहसास हुआ। उसका हथौड़ा गायब था। उस एहसास के तुरंत बाद उसने पास के अस्पताल के एक कमरे से अजीब भारी थपकी की आवाज सुनी। जिज्ञासा और घबराहट के मिश्रण ने उसे आगे बढ़ाया। धीरे धीरे वह दरवाजे के पास पहुंचा और ध्यान से छोटी सी कांच की खिड़की से यह देखने के लिए झांका कि अंदर क्या हो रहा था। कमरे के अंदर उसने एक सुनहरे बालों वाले युवक को देखा जो अपने सिर के ऊपर हथौड़ा उठाए और दूसरे आदमी पर हमला कर रहा था जो बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। इलेक्ट्रीशियन का चेहरा पूरी तरह से भय से मुरझा गया क्योंकि उसने यह दृश्य अपनी आंखों के सामने घटित होते देखा। ठीक उसी पल जैस्पर ने अचानक सिर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा और खिड़की से सीधे घूरते हुए बिना बोले यह संकेत दिया कि वह जानता था कि किसी ने यह सब देखा है। इलेक्ट्रीशियन ने तुरंत घबराहट में भागते हुए गलियारे में दौड़ते हुए चिल्लाया कि एक पागल ने वार्ड 666 में किसी की हत्या कर दी। इस बीच लेवी के दिमाग में सिस्टम ने शांतिपूर्वक यह घोषणा की कि उसने डी रैंक पर उपलब्ध सबसे उच्चतम सुधार पूरी तरह से कर लिया है। सिस्टम ने उसे सूचित किया कि अब वह इस सुधार को अपने शरीर के किसी खास हिस्से को मजबूत करने के लिए बदल सकता है। हालांकि चूंकि मेजबान फिर से कोई निर्णय नहीं ले पाया, इसलिए सिस्टम ने स्वचालित रूप से सबसे उपयुक्त विकल्प चुना, उसकी बाहें। जब डर से कांपता इलेक्ट्रीशियन आखिरकार कुछ वार्ड बॉयज तक पहुंचा तो वे तुरंत उसे उसकी बाहों से पकड़ते हुए उसकी घबराई हुई व्याख्या पर ध्यान दिए बिना कि हत्यारे उस कमरे के अंदर थे, उसे ले गए। उसने जोर देकर कहा कि कमरे में खून था और कुछ भयानक हुआ था। यह सुनकर निदेशक शॉन ने अंतःस्थिति का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने का निर्णय लिया। लेकिन जब वे सब कमरे में एक साथ दाखिल हुए तो उन्होंने पाया कि यह पूरी तरह से साफ और शांत था। लेवी और जैस्पर वहां बिना किसी नुकसान के बैठे थे, जैसे कुछ भी असामान्य नहीं हुआ हो। शॉन ने थोड़ा घुमा हुआ चेहरा लिया और पूछा कि वे ठीक से क्या कर रहे थे, और दोनों मरीजों ने शांतिपूर्वक जवाब दिया कि वे बस कोक और स्प्राइट पी रहे थे। यह जवाब सुनकर निदेशक पूरी तरह से उलझन में पड़ गए। यह नहीं समझ पा रहे थे कि इस अजीब शांत दृश्य का जवाब कैसे दें। कुछ पल बाद उन्होंने एक शिष्ट मुस्कान दी और इलेक्ट्रीशियन की तरफ मुड़े, धीरे से उसे यह बताते हुए कहा कि वहां कोई हत्या या खून खराबा नहीं हुआ था, वह जरूर कुछ गलत सोच रहे होंगे। लेकिन काम करने वाला व्यक्ति जिद करते हुए बोला कि उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था और वह अब यहां काम नहीं कर सकता था। अब वह सिर्फ अपना हथौड़ा वापस चाहता था ताकि वह तुरंत जा सके। शॉन फिर धीरे से दो मरीजों की ओर मुड़े और उन्हें दृढ़ता से आदेश दिया कि वे तुरंत हथौड़ा लौटा दें। लेवी बस पलक झपकते हुए दिखाया और यह दिखावा किया कि वह नहीं जानता था कि निदेशक क्या कह रहे थे। निदेशक ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए लेवी की पैंट में संदिग्ध उभार की ओर इशारा किया।
निष्कलंक चेहरे के साथ लेवी ने अपनी पैंट में हाथ डाला और बिना किसी मुश्किल के गायब हथौड़े को बाहर निकाला। शॉन ने धीरे से उनसे अनुरोध किया कि वह औजार को सावधानी से फर्श पर रखें ताकि वह इसे सुरक्षित रूप से उठा सके। निदेशक अत्यधिक घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें कभी नहीं पता था कि ये मरीज कौन सा अप्रत्याशित व्यवहार कर सकते हैं। दिल ही दिल में वह बस यही उम्मीद कर रहे थे कि वे शांतिपूर्वक सहयोग करेंगे। इस बीच नर्सें और वार्ड बॉय पास खड़े होकर अपने निदेशक की सराहना कर रहे थे, यह फुसफुसाते हुए कि वह कितने साहसी थे जो इन खतरनाक मरीजों से निपटने का साहस कर रहे थे। थोड़ा कांपते हुए हाथ से शॉन ने धीरे से आगे बढ़कर लेवी से हथौड़ा लिया। स्टाफ ने तुरंत ताली बजानी शुरू कर दी, यह कहते हुए कि उनमें से कोई भी इतनी जोखिम भरी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। शॉन फिर शांतिपूर्वक हथौड़ा इलेक्ट्रीशियन को वापस सौंपते हुए उसे बताया कि यह कुछ भी गंभीर नहीं था और अब डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जब इलेक्ट्रीशियन ने निदेशक के चेहरे पर ध्यान से देखा तो उसने पाया कि वह पूरी तरह से पसीने से ढका हुआ था और शॉन खुद भी विजिबली कांप रहे थे। उस शाम मानसिक अस्पताल के निवासी जैसे ही डाइनिंग हॉल में इकट्ठे हुए, उन्होंने रात का खाना खाते हुए शाम की खबरें देखीं। टीवी पर एक महिला रिपोर्टर दिखाई दी जो यह घोषणा कर रही थी कि भागे हुए राक्षसों के हमले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे थे, जिससे अधिकारियों को उन्हें पकड़ने या समाप्त करने के लिए अतिरिक्त संसाधन भेजने पड़े थे। एक मरीज ने अचानक दावा किया कि टीवी पर रिपोर्टर उसकी पत्नी है, जबकि दूसरे ने जोर से कहा कि वह असल में उसकी बेटी है। कुछ देर बहस करने के बाद दोनों पुरुष अचानक एक दूसरे को गले लगा लिया, खुशी के आंसू बहाते हुए और जश्न मनाते हुए कि वे अंततः एक परिवार के रूप में फिर से मिल गए थे। जैस्पर ने टीवी की तरफ इशारा किया और शांति से लेवी से पूछा कि क्या वह उस महिला को पहचानते हैं जिसे इंटरव्यू किया जा रहा था। लेवी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया कि रिपोर्टर असल में उसकी गर्लफ्रेंड है। जैस्पर ने कुछ पल के लिए अपनी ठोड़ी को खरोंचते हुए गंभीरता से सिर हिलाया और कहा कि वह उस पर विश्वास करते हैं। इस बीच दृश्य एक अपार्टमेंट में बदल जाता है जो कुछ जागृत योद्धाओं का है। एक खुशमिजाज सुनहरी बालों वाली लड़की ने खुशी से घोषणा की कि उसकी युद्ध रैंक आखिरकार स्तर 2 तक पहुंच गई है। उसका नाम सेलेना था, जो मेडिकल एकेडमी की एक 16 वर्षीय हीलर थी। अपनी पदोन्नति से उत्साहित होकर उसने बताया कि अब उनकी टीम के पास 4 दूसरे रैंक के योद्धा थे, जिससे वे दूसरे रैंक के राक्षस को आसानी से हरा सकते थे। उसकी टीम के साथियों ने सुझाव दिया कि उन्हें इस ऑपरेशन को गुप्त रूप से बिना ज्यादा लोगों को जानकारी दिए करना चाहिए। एक लड़के ने आत्मविश्वास से घोषणा की कि वे राक्षस को ढूंढ लेंगे, उसे जल्दी से खत्म कर देंगे और सबसे पहले प्रमाण लेकर वापस लाएंगे। सेलेना ने उत्साह से सहमति जताई, यह कहते हुए कि उच्च एकेडमी के गर्वीले स्नातक के रूप में वे शहर की विशेष बलों को हल्के में नहीं ले सकते थे। इस बीच वापस मानसिक अस्पताल के डाइनिंग रूम में टीवी समाचार में यह बताया गया कि आज शनिवार 29 फरवरी था। जैस्पर ने उलझन में चेहरा सिकोड़ा, यह सोचते हुए कि कैसे यह 29 फरवरी हो सकता है, जबकि उसे साफ साफ विश्वास था कि आज 7 मार्च था। लेवी ने शांति से सुझाव दिया कि जैस्पर की घड़ी शायद खराब हो गई होगी, लेकिन जैस्पर ने जल्दी से विरोध किया, यह कहते हुए कि उसने उस घड़ी के लिए लाखों खर्च किए थे। तभी एक और मरीज धीरे धीरे उनके पास आया और शिष्टता से पूछा कि क्या वह महंगे घड़ी को करीब से देख सकते हैं। उस आदमी ने घड़ी को ध्यान से कुछ देर तक देखा और रोशनी में जैस्पर की कलाई को थोड़ा घुमाया। थोड़ी देर सोचने के बाद वह शांत स्वर में बोला कि इसमें समय थोड़ा सा गलत चल रहा है, लेकिन वह मुस्कुराते हुए जैस्पर को भरोसा दिलाता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है।
उसके मुताबिक यह समस्या जल्दी ही ठीक की जा सकती है। वह गर्व से यह भी जोड़ता है कि वह हमेशा भरोसेमंद आफ्टर सेल्स सर्विस देता है, इसलिए जैस्पर को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वह और भी आत्मविश्वास के साथ कहता है कि जैस्पर ने जो घड़ी खरीदी है उसकी कीमत करोड़ों में है। इसलिए जैस्पर उनके सबसे खास वीआईपी ग्राहकों में से एक माना जाता है। वह जोर देकर कहता है कि ऐसे ग्राहकों को खास सुविधा मिलनी चाहिए। अगर घड़ी में कभी भी कोई समस्या आती है तो दुकान उसे पूरी तरह मुफ्त में ठीक करेगी, बिना कोई सवाल पूछे। यह वादा करने के बाद वह आदमी एक मार्कर पेन उठाता है और थोड़ा झुककर जैस्पर की कलाई के पास आता है। फिर तेज और आत्मविश्वास भरी रेखाओं से वह सच में जैस्पर की कलाई पर ही एक नई घड़ी का आकार बना देता है। जब वह रेखाचित्र पूरा कर लेता है तो थोड़ा पीछे हटकर जैस्पर से कहता है कि देखो सब ठीक लग रहा है या नहीं, और क्या वह इस एडजस्टमेंट से संतुष्ट है। जैस्पर अपनी कलाई को देखकर अपनी खुशी छुपा नहीं पाता। उसकी आंखें सचमुच चमक उठती हैं जब वह वहां बनी घड़ी को देखता है। खुश आवाज में वह कहता है कि उसे यह बहुत पसंद आई है और वह नतीजे से काफी खुश है, जैसे उसे सच में कोई कीमती चीज मिल गई हो। लेकिन जैसे ही वे वापस अस्पताल के वार्ड में लौटते हैं, जैस्पर का मूड अचानक बदल जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब उसे समझ आता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। रोते हुए वह बताता है कि वह महंगी घड़ी असल में सिर्फ एक नकली चीज निकली, और उससे भी बुरा यह कि उसे मिलते ही वह खराब भी हो गई। जैस्पर को इतना दुखी देखकर लेवी धीरे से उसके पास आता है। वह पास रखे एक डिब्बे में हाथ डालकर सोया मिल्क का एक पैकेट निकालता है और धीरे से जैस्पर को दे देता है। शांत और दिलासा देने वाले स्वर में लेवी कहता है कि कुछ मीठा पीने से शायद उसका मूड थोड़ा अच्छा हो जाए। जैस्पर वह ड्रिंक लेता है और जिज्ञासा से उसे देखता है। एक घूंट लेने के बाद वह खुशी से कहता है कि यह तो असल में स्प्राइट का बॉक्स है और इसका स्वाद बहुत अच्छा है। फिर धीरे से वह जोड़ता है कि उसके सिर के अंदर जो अजीब आवाज थी वह फिर से बोलने लगी है, ठीक पहले की तरह। यह सुनकर जैस्पर उत्सुक हो जाता है और अपने साथी से पूछता है कि उसका सिस्टम क्या कह रहा है। उसी समय पृष्ठभूमि में चल रही काउंटडाउन आखिरकार खत्म हो जाती है। अचानक लेवी को महसूस होता है कि उसके आसपास की दुनिया धुंधली होने लगी है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमता और विकृत होता हुआ दिखाई देता है। सिस्टम की आवाज शांत स्वर में उसे बताती है कि काउंटडाउन खत्म हो चुकी है और अब उसे एक दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है। साथ ही इस दुनिया में समय पूरी तरह रुक चुका है। फिर सिस्टम लेवी को बताता है कि अगर वह वापस लौटना चाहता है तो उसे पहले एक खास मिशन पूरा करना होगा। उसे 1000 फोर्ज्ड एंड 100 टेम्पर्ड तकनीक के निर्माता के वंशज की मदद करनी होगी जो स्कूल में बदमाशी का शिकार हो रहा है। यह मिशन पूरा किए बिना लेवी वापस नहीं जा सकता। जब लेवी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को एक अजीब कमरे में खड़ा पाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसके आसपास की हर चीज गुलाबी रंग की है। दीवारें, फर्नीचर, पर्दे, सब कुछ एक तेज गुलाबी रंग से भरा हुआ है। जब वह खुद को देखता है तो चीजें और भी अजीब लगती हैं। लेवी देखता है कि उसने हल्का गुलाबी ट्रैक सूट पहना हुआ है जिसके पीछे एक फुलफुली खरगोश की पूंछ भी लगी हुई है, और उसके बाल भी साफ सुथरे तरीके से जूड़े में बंधे हुए हैं, जिससे वह लगभग एक लड़की जैसा दिख रहा है। पूरी तरह उलझन में पड़ा लेवी धीरे धीरे कमरे के आईने के पास जाता है।
वह अपने प्रतिबिंब को ध्यान से देखता है और सिर इधर-उधर घुमाकर समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया है। जब उसे अपना पूरा पहनावा दिखाई देता है तो उसके दिमाग में एक चौंकाने वाला विचार आता है। एक पल के लिए लेवी सच में सोचने लगता है कि कहीं वह लड़की में बदल तो नहीं गया। यह जानने के लिए कि उसका शक सही है या नहीं, वह घबराकर खुद ही जांचने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाला होता है, दरवाजा अचानक खुल जाता है। एक महिला अंदर झांककर सामान्य आवाज में कहती है कि नाश्ता तैयार है और उसे नीचे आना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह अपने बच्चे को पैंट के अंदर हाथ डाले खड़ा देखती है, वह तुरंत जम जाती है। शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता है। बिना कुछ और कहे वह तुरंत दरवाजा बंद कर देती है और जोर से कहती है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। थोड़ी देर बाद लेवी राहत की सांस लेता है कि वह सच में लड़की नहीं बना है। फिर भी वह झुंझलाकर आह भरता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके सिर के अंदर मौजूद अजीब सेंट या सिस्टम को कैसे लगा कि किसी लड़के को गुलाबी खरगोश वाले पायजामे पहनाना अच्छा विचार है। कुछ देर बाद लेवी एक सामान्य रंग का सूट पहनकर नीचे नाश्ते के लिए आता है। जो महिला उसकी मां लगती है, वह उसे प्यार से देखती है और कहती है कि वह बहुत अच्छा लग रहा है। वह उसे धीरे से याद दिलाती है कि स्कूल में जो सहपाठी उसका मजाक उड़ाते हैं, उनकी बातों पर ध्यान न दे। लेवी मेज पर रखे गिलास को देखकर जिज्ञासा से पूछता है कि उसमें क्या पीने की चीज है। महिला शांत स्वर में बताती है कि वह ताजा गाय का दूध है। वह मेज लगाते हुए आगे कहती है कि फाइनल एग्जाम बहुत जल्द आने वाले हैं। इसलिए वह सलाह देती है कि वह बेकार की चीजों में समय बर्बाद न करे और पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन जब वह फिर से ऊपर देखती है तो उसे लेवी कुछ अजीब करते हुए दिखाई देता है। वह पहले ही दूध का गिलास उठाकर उसे धीरे धीरे अपने कप में उड़ेल रहा होता है। जब कप भर जाता है तो लेवी उसे दोनों हाथों से सावधानी से उठाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सिर पीछे झुकाकर एक ही घूंट में सब पी जाता है। ड्रिंक खत्म करने के बाद वह अपना मुंह पोंछता है और खुश होकर मुस्कुराता है। पूरे भरोसे से वह कहता है कि यह सोया मिल्क का दलिया बहुत स्वादिष्ट था। यह अजीब टिप्पणी सुनकर महिला बस चुप खड़ी रह जाती है। वह उलझन भरे चेहरे से अपने बच्चे को देखती है, जैसे समझ ही नहीं पा रही हो कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे। नाश्ते के कुछ देर बाद लेवी बस स्टॉप की तरफ चलता है। वहां खड़े होकर वह शांत सड़क को देखता है। अस्पताल की दीवारों के अंदर की लगातार हलचल और तनाव की तुलना में बाहर की दुनिया उसे बेहद शांत लगती है। जल्द ही उसकी बस स्टॉप पर आकर रुकती है। जैसे ही लेवी उसमें चढ़ता है, सिस्टम की जानकारी धीरे धीरे उसके दिमाग में साफ होने लगती है। अब उसे पता चल जाता है कि वह चार्ली नाम के एक लड़के के शरीर में है और उसका अगला ठिकाना स्कूल है। बस फिर से चल पड़ती है। थोड़ी दूरी तय करने के बाद वह अगले स्टॉप पर रुकती है। दो साफ सुथरी पोनीटेल वाली एक लड़की बस में चढ़ती है और खड़े होने की जगह ढूंढती है। वह अपना हाथ ऊपर उठाकर लटकती हुई हैंडरेल पकड़ने की कोशिश करती है ताकि संतुलन बना सके, लेकिन वह थोड़ी छोटी है। जितनी भी कोशिश करे, उसका छोटा हाथ वहां तक पहुंच नहीं पाता। यह देखकर चार्ली चुपचाप अपनी सीट से उठ जाता है और शिष्टता से वह सीट उस लड़की को दे देता है। जैसे ही वह बैठने वाली होती है, उसी समय एक और यात्री बस में चढ़ता है, बैंगनी बालों वाला एक लड़का। जैसे ही चार्ली उसे देखता है, उसके दिमाग में एक याद उभर आती है।
यह बैंगनी बालों वाला लड़का असल में चार्ली का सहपाठी है। उसका नाम जॉनसन है। जॉनसन चार्ली को देखते ही सीधे उसके पास आ जाता है। चिढ़े हुए लहजे में वह याद दिलाता है कि उसने पहले चार्ली से बस में उसके लिए सीट बचाकर रखने को कहा था। जॉनसन पास झुककर चार्ली की कॉलर को जोर से पकड़ लेता है। उसकी आवाज और तेज हो जाती है जब वह पूछता है कि इस बार उसने सीट क्यों नहीं बचाई। गुस्से से घूरते हुए जॉनसन पूछता है कि क्या चार्ली फिर से चेहरे पर मुक्का खाना चाहता है। उसी समय लेवी के दिमाग में कई दर्दनाक यादें चमक उठती हैं। वे तस्वीरें थीं जब जॉनसन और उसके दोस्त स्कूल में चार्ली को लगातार अपमानित करते थे और उसे आसान निशाना समझते थे। लेकिन अब हालात अलग थे। चार्ली के शरीर के अंदर अब लेवी था, पहले वाला डरपोक लड़का नहीं। उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी जॉनसन उम्मीद कर रहा था, और जॉनसन तुरंत नोटिस करता है कि आज चार्ली की आंखों में कुछ अजीब और डरावनी चमक है। स्थिति और बिगड़ती उससे पहले ही छोटी लड़की अचानक बोल पड़ती है। वह बताती है कि चार्ली ने उसके लिए अपनी सीट छोड़ी थी, इसलिए वह अब खड़ा है। तभी अचानक बस के दरवाजे फिर से जोर से खुलते हैं। खून से सने कपड़ों वाला एक आदमी लड़खड़ाते हुए अंदर आता है और हांफते हुए चिल्लाता है कि एक साइकोपैथ ने उस पर हमला किया है, और ड्राइवर से कहता है कि जल्दी से बस भगाओ। लेकिन ड्राइवर को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिलता। तभी एक और आदमी बस में चढ़ जाता है। वह मध्यम उम्र का आदमी था जिसने मानसिक अस्पताल के मरीजों वाली यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, और उसके दोनों हाथों में बड़े कसाई वाले चाकू थे। वह आदमी पागलपन भरी आंखों के साथ चाकुओं को हवा में घुमाने लगता है। डरावनी मुस्कान के साथ वह जोर से ऐलान करता है कि वह बस में मौजूद हर इंसान को टुकड़े टुकड़े कर देगा। जब सभी यात्री डर के मारे उस आदमी को देख रहे होते हैं, चार्ली अजीब तरह से शांत रहता है। वह धीरे से मुड़कर हमलावर को देखता है और शांत स्वर में कहता है कि सामने खड़ा आदमी असल में कोई साइको नहीं है। लेकिन वह आदमी चार्ली की बात को नजरअंदाज कर देता है। जैसे ही वह चार्ली की पुरानी सीट पर बैठी छोटी लड़की को देखता है, वह अचानक चाकू उठाकर उसकी तरफ झपट पड़ता है, साफ तौर पर उसे मारने के इरादे से। जॉनसन डर के मारे पीछे कूद जाता है। फिर जब वह ऊपर देखता है तो हवा में खून की छींटें उड़ती दिखाई देती हैं। उसके सामने चार्ली अचानक हमलावर के सामने आ खड़ा हुआ होता है। बिना झिझक चार्ली नंगे हाथ से झूलते हुए चाकू को पकड़ लेता है। शांत नजर से हमलावर को देखते हुए वह पूछता है कि वह एक छोटी लड़की को रसोई के चाकू से क्यों काटना चाहता है। वह आदमी तुरंत घबराकर चिल्लाने लगता है। वह चार्ली से कहता है कि चाकू छोड़ दे और उसे तुरंत जाने दे। लेकिन चार्ली का छोड़ने का कोई इरादा नहीं होता। उल्टा वह चाकू को और कसकर पकड़ लेता है। उसकी हथेली से खून बहने लगता है और बस के फर्श पर टपकने लगता है। यात्री यह अविश्वसनीय दृश्य बड़ी आंखों से देखते रह जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि इतना खून बहने के बावजूद चार्ली हाथ क्यों नहीं हटा रहा। यहां तक कि चाकू पकड़े आदमी भी पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई इस तरह बिना डर के उसका सामना करेगा। अगले ही पल चार्ली अपनी कलाई घुमाता है और हमलावर के हाथ से चाकू छीन लेता है। वह आदमी डर के मारे फर्श पर गिर पड़ता है और चिल्लाता है कि असली साइकोपैथ तो यही लड़का है। चार्ली धीरे से झुककर उस डरे हुए आदमी के पास आता है। शांत लेकिन ठंडी आवाज में वह फिर पूछता है कि उसने उस छोटी लड़की को चाकू से काटने की कोशिश क्यों की।
थोड़ी ही देर में सड़क पर सायरन की आवाज गूंजने लगती है। पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस जल्द ही उस जगह पहुंच जाती हैं जहां बस रुकी हुई थी। इस बीच जो आदमी सबको धमका रहा था वह डर से कांप रहा था। वह अविश्वास से चार्ली को देखता है, उस लड़के से डरा हुआ जिसने आसानी से उससे चाकू छीन लिए थे। चार्ली आराम से चाकू पकड़कर उससे पूछता है कि क्या उसे यह वापस चाहिए, लेकिन हमलावर इतना डरा हुआ होता है कि ठीक से जवाब भी नहीं दे पाता। जब स्थिति पूरी तरह काबू में आ जाती है तो चार्ली बस से उतर जाता है। जॉनसन, जो थोड़ी देर पहले सड़क किनारे गिर गया था, अब भी सदमे में दिख रहा होता है और समझ नहीं पा रहा कि अभी क्या हुआ। अचानक उसे पीछे से चार्ली की आवाज सुनाई देती है। मुड़कर देखने पर वह देखता है कि चार्ली अपना खून से सना हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा है और शांत स्वर में कहता है कि चलो फिर से शुरुआत करते हैं। जॉनसन जैसे बिजली का झटका लगा हो वैसे तुरंत खड़ा हो जाता है। खून से सने हाथ को देखकर उसका चेहरा डर से टेढ़ा हो जाता है। फिर भी उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। घबराते हुए वह अपने सहपाठी से हाथ मिला लेता है, लेकिन जैसे ही उनकी हथेलियां मिलती हैं, उसे गीला और चिपचिपा एहसास होता है। कुछ ही सेकंड में जॉनसन समझ जाता है कि वह चिपचिपा एहसास क्या था। चार्ली की घायल हथेली से खून धीरे धीरे उसके हाथ पर बह रहा था। चार्ली हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहता है कि उसे वह अच्छी तरह याद है। थोड़ी देर बाद एक नर्स चार्ली के पास आती है। उसके हाथ पर गहरा घाव देखकर वह तुरंत पट्टी बांधने लगती है। इलाज करते हुए वह उसकी हिम्मत की तारीफ करती है, हैरान होती है कि इतना खून बहने के बाद भी वह बिल्कुल शांत है। चार्ली बस मुस्कुराता है और कहता है कि दर्द उसे और मजबूत बनाता है। वह बताता है कि उसका दिमाग इतना मजबूत है कि वह इसे सह सकता है और समय के साथ वह ऐसे दर्द का आदी हो चुका है। यह जवाब सुनकर नर्स के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। वह अजीब से भाव के साथ उसे देखती है और चुपचाप सोचती है कि शायद यह लड़का सच में पूरी तरह पागल है। कुछ ही देर में पुलिस अधिकारियों ने हमलावर को बस से मजबूती से बाहर ले लिया। उन्होंने जल्दी से उसकी कलाइयों में ठंडी धातु की हथकड़ियां डाल दीं और उसे बाहर खड़ी पुलिस कार की ओर ले गए। अभी अभी जिसने सबको हिला दिया था, वह तनाव भरी स्थिति आदमी को कड़ी निगरानी में ले जाते ही धीरे धीरे शांत होने लगी। लेकिन जैसे ही हमलावर की नजर फिर से चार्ली पर पड़ी, उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों में अचानक आंसू भर आए। घबराहट में वह पीछे लड़खड़ाने लगा और चार्ली से जितना दूर हो सके उतना दूर जाने की कोशिश करने लगा। डर के मारे चिल्लाते हुए कह रहा था कि असली पागल तो यही आदमी है। तभी एक पुलिस अधिकारी चार्ली के पास आया और सम्मान भरे लहजे में उसे पुकारा। अधिकारी ने उसकी हिम्मत की तारीफ की और कहा कि उसने जो किया वह बेहद बहादुरी भरा था। उसने ईमानदारी से चार्ली का धन्यवाद किया कि उसने आगे बढ़कर इतनी खतरनाक स्थिति को रोकने में मदद की। अधिकारी ने यह भी कहा कि वे चार्ली के स्कूल से संपर्क करेंगे और उन्हें उसकी बहादुरी के बारे में बताएंगे। उसकी नज़र में ऐसा साहस दिखाने वाला छात्र सभी की सराहना का हकदार था। लेकिन चार्ली ने इन तारीफों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। शांत और लगभग उदासीन चेहरे के साथ उसने बस इतना कहा कि वह पहले ही क्लास के लिए देर कर चुका है। उसके लिए अब सीधे स्कूल जाने का समय हो गया था। पुलिसवाला उसे जाते हुए देखता रहा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। वह उस लड़के की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। हाथ में इतनी गहरी चोट होने के बावजूद चार्ली को किसी और चीज से ज्यादा क्लास में समय पर पहुंचना जरूरी लग रहा था।
पढ़ाई के लिए ऐसी लगन ने सच में अधिकारी का सम्मान जीत लिया। फिर भी चिंता में अधिकारी जल्दी से चार्ली के पीछे भागा। उसने याद दिलाया कि उसकी चोट अभी ठीक नहीं हुई है और सुझाव दिया कि आज उसे आराम के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। अधिकारी ने तो यहाँ तक कहा कि वह खुद उसे अस्पताल ले जाएगा और स्कूल में उसके शिक्षकों को स्थिति समझा देगा। लेकिन चार्ली ने बस सिर हिला दिया। शांत आवाज में उसने समझाया कि दर्द तो कल्टीवेशन का ही हिस्सा है। उसके अनुसार हर तरह की पीड़ा शरीर को और मजबूत बनाती है और दिमाग को भी तेज करती है। यह अजीब सी बात सुनकर पुलिस अधिकारी ने अनायास ही भौं उठा ली। उसी पल उसके मन में यह सवाल भी आया कि शायद यह लड़का पूरी तरह सामान्य नहीं है। चार्ली में कुछ तो बहुत अलग था। कुछ ही देर बाद चार्ली आखिरकार उस हाई स्कूल पहुंच गया जिसे उसने पहले इस शरीर के असली मालिक की यादों में देखा था। सामने खड़ी जानी पहचानी इमारतें ठीक वैसी ही थीं जैसी तस्वीरें उसके दिमाग में उभरी थीं। जब वह स्कूल के मैदान से गुजर रहा था तो कक्षाओं से आती किताबों की खुशबू ने उसका ध्यान खींच लिया। एक पल के लिए उसने सोचा कि अगर जैस्पर यहाँ होता तो इतने उत्साही छात्रों के बीच शायद एक्यूपंक्चर का शानदार शिक्षक बन जाता। लेकिन चार्ली ने जल्दी ही उन विचारों को किनारे कर दिया। उसने सोचा कि यहाँ खड़े होकर समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वह शांत कदमों से मुख्य स्कूल भवन की ओर बढ़ गया। भवन के अंदर पहुंचकर उसने शांत गलियारों के चारों ओर नजर दौड़ाई और उस कक्षा को ढूंढने लगा जहां उसे जाना था। थोड़ी ही देर बाद वह उस कमरे में दाखिल हुआ जहां उसकी क्लास आम तौर पर पढ़ती थी। उस समय हालांकि सिर्फ कुछ ही छात्र जल्दी आकर अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। चार्ली चुपचाप अपने डेस्क तक गया और बिना किसी का ध्यान खींचे वहां बैठ गया। सीट पर बैठने के बाद वह थोड़ा आगे झुका और धीरे से अपना सिर डेस्क पर टिकाकर जैसे अपने ही ख्यालों में डूब गया। जल्द ही यादों के टुकड़े उसके दिमाग में चमकने लगे। उसे अपनी माँ और स्कूल के प्रिंसिपल शॉन के बीच हुई एक बातचीत याद आई जिसमें वे उसकी स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसकी माँ चाहती थी कि उनका बेटा अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह हाई स्कूल में पढ़े। आम तौर पर किशोर इसी स्तर पर पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन प्रिंसिपल शॉन ने समझाया था कि लेवी कोई साधारण बच्चा नहीं है, उसे गंभीर मानसिक विकार से पीड़ित एक मरीज माना जाता है। जब उसकी माँ ने यह बात सुनी तो उनका दिल टूट गया। यह सोचकर कि उनका बेटा शायद सामान्य स्कूल जीवन नहीं जी पाएगा, वह बेहद दुखी हो गईं। अचानक चार्ली की सोच उसके हाथ में उठी एक तेज चुभन से टूट गई। ऐसा लगा जैसे कोई बार बार उसे चुभो रहा हो। ऊपर देखकर उसने देखा कि लंबे लाल बालों वाली एक लड़की उसके डेस्क के पास खड़ी थी। वह अपनी पेन की नोक से उसके हाथ को ठकठका रही थी और ठंडे लहजे में पूछ रही थी कि किसने उसे उनके साझा डेस्क के बीच खींची गई लाइन पार करने की अनुमति दी। धमकी भरे अंदाज में उसने चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से वह लाइन पार की तो वह बिना झिझक उसके हाथ में पेन घोंप देगी।